उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत शहर बदायूं में हम मौजूद हैं। इस शहर की बात ही कुछ और है, खासकर इस अपार जनसमूह की कुछ बात ही कुछ और है। बदायूं में हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। फातिमा खान जी हमारे साथ हैं सपा से, हमारे साथ साजिद अली जी हैं कांग्रेस से, बीएल वर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर शायर हैं। यहाँ पर ये इस बदायूं शहर की क्या बात है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि शकील बदायूंी वो यहाँ के हैं, रजिया सुल्तान यहाँ की हैं और आमिर भाई भी तो यहाँ के हैं। आमिर भाई क्या कहेंगे आप शकील बदायूंी के बारे में? शकील बदायूंी साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत सी गजलें, बहुत से गाने, सैकड़ों गाने उन्होंने गाए हैं, लेकिन एक गाना उनका बहुत ही मशहूर है, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, इस शहर की अगर बात की जाए, जितने लोग शकील साहब को जानते हैं, मेरे हमनफज मेरे हमनवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, ये भी उन्होंने ही लिखा था। ये हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव सर पर हैं। अगर हम गए पूरे बदायूं के अंदर सड़कों पर लोगों ने क्या कहा, वहां पर कुछ ऐसा ही एहसास हुआ कि नहीं हुआ, आप खुद देखें हमारी इस रिपोर्ट में। आज तक की राज तिलक एक्सप्रेस यूपी के बदायूं शहर पहुंची है, यह समझने और परखने के लिए कि यहाँ का चुनावी मिजाज कैसा है, किस पार्टी की लहर और जिले में किन मुद्दों पर चुनाव होना है, बदायूं के लोगों के दिल में क्या है, उसका खुलासा करने से पहले आपको बदायूं का इतिहास बताते हैं। क्यों बदायूं की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तो बदायूं में हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं जिसको बदायूं का लैंडमार्क कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। रजिया सुल्तान, हिंदुस्तान की पहली महिला शासक, एक ऐसी महिला शासक जिसने नकाब हटा दिया था, पुरुषों के कपड़े पहनना शुरू कर दिया था और कहते हैं कि वो बहुत ही तेज दिमाग और बहुत ही तेज तर्रार थी। वो यहां पर पैदा हुई थी बदायूं में, और इसी मस्जिद के अंदर वो पत्थर है जब वो जहां पर पैदा हुई थी, जिसपे कुरान की आयतें लिखी, वो इसी मस्जिद के अंदर शमसी जामा मस्जिद। रजिया सुल्तान की पैदाइश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब बदायूं की सल्तनत शमसुद्दीन अल्तमश उनके दामाद के हाथ में आई तो वहाँ यहाँ रजिया सुल्तान ने जन्म लिया। रजिया सुल्तान 7 साल तक बदायूं में पली बढ़ी। उसके बाद जब उनके वालिद अल्तमश दिल्ली चले गए और बादशाह हो गए तो फिर वहाँ चले गए थे, रजिया भी चली। यही वो जगह है जहाँ रजिया सुल्तान पैदा हुई थी। हिंदुस्तान के मशहूर शायर शकील बदायूंी का घर भी यहीं पर है। ये विडंबना है कि सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन एक शायर की धरोहर आज भी जर्जर पड़ी है। शकील साहब ने ही कुछ पंक्तियां लिखी थी, है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, कभी खुद पर कभी तेरे नाम पे रोना आया। यही कहा जा सकता है जो लोग वादे करके जा रहे हैं, और क्या कह सकते हैं। बदायूं में 6 विधानसभा सीटें हैं। समाजवादी और बीएसपी का गढ़ माना जाता है। जनता से वादे तो बहुत होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। महंगाई बहुत है, महंगाई कम होए, सुकून होए और क्या, जो बच्चे बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले। लोगों की मेंटालिटी बहुत ज्यादा चीप है, नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, क्योंकि नहीं अच्छा। कितने बजे तक घर वापस आना पड़ता है रात में? 9 बजे। 8:30 इज द लास्ट टाइम। विकास नहीं किया गया, खाली औपचारिकता निभाई जाती है। समस्या है दुनिया भर की, जो क्राइम है इतना ज्यादा। क्राइम है यहाँ पर? क्यों नहीं, हर जगह क्राइम है। 15 फरवरी को बदायूं में वोटिंग है। गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाने वाला ये शहर विकास को तरस रहा है। तो बदायूं में जो हम मौजूद हैं, जनता से मैं जानना चाहूंगा, आप अपने शहर में चुनावों के लिए तैयार हैं? जनता जवाब देने के लिए तैयार है? इसके ज्यादा हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन तैयारी सबसे ज्यादा चल रही है उस चरण में जो कि पहला चरण है। 73 सीटें, 15 डिस्ट्रिक्ट। अगर 2012 की बात की जाए तो यहां पर अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सपा और बसपा टक्कर में थे, लेकिन इस बार क्या होगी तस्वीर, क्या करेगी बीजेपी, क्या करेगी कांग्रेस, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक के बाद एक झूठे वायदे। रोज टेलीविजन पर 2 शहजादे आ जाते हैं। अब तो आपको पता लग गया होगा किसकी सरकार बनने जा रही है। उन्हें निराश करके रख दिया, उत्तर प्रदेश का विनाश करके रख दिया। आपके खातों में 1 रुपया नहीं आया है तो किसानों के कर्जे फिर कहां माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा हमने आपका हाथ नहीं छोड़ा, आपने
हमारा लखनऊ से जोड़ा गया है और आने वाले समय में लखनऊ से बलिया होते हुए गाजीपुर को जोड़ा जाएगा। बड़े दिल्ली शहर में चौधरी चरण सिंह जी को याद करने को उनको 2 गज जगह नहीं मिली थी क्या? यूपी की जंग अब कितनी जबरदस्त हो चली है, ये नेताओं के बयानों और वार पलटवार से सीधे सीधे समझ में आ गया है। हर कोई यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन इस ताकत का पहला चरण अब पूरा हो गया है। जी हाँ, यूपी में पहले चरण के मतदान का भोंपू शांत हो गया। हिंदुस्तान के लोगों, तुम्हारे जेब में जो पैसा है वो कागज है। सेव द कंट्री फ्रॉम ए का मतलब हुआ अमित शाह और एम का मतलब समझ लो कौन है। भाई भतीजेवाद में फंसी पड़ी सरकार, उसको उत्तर प्रदेश के किसानों की परवाह नहीं है। कुछ लोगों ने सिर्फ भाषण दिया, कुछ लोगों ने नोटबंदी कर दी। इस पहले चरण में प्रचार भी ऐसा हुआ कि पीएम मोदी तो क्या, तमाम पार्टियों के नेता वोटरों को लुभाते हुए नजर आए। अब यूपी के जिन जिन इलाकों में वोटिंग है, वहां आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करवा दिया जाता है। आखिरी दिन प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र में रोड शो और जुलूस के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों पर 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। जिन जिलों में 11 फरवरी को वोटिंग है, उनमें मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद शामिल हैं। पहले चरण में कुल 839 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में वोटरों की कुल संख्या 2,60,17,075 है। पश्चिमी यूपी का चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि 26% मुस्लिम वोटर हैं। हम आपको बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम का नारा खूब सुना गया। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और पहले चरण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। पहले चरण का मतदान तो सबको पता है कब हो रहा है। जरा ये बताइए, बदायूं में चुनाव कब को है? इनको पता है, यानी कि जो मैंने आपसे कहा था, बदायूं की जनता जो है वो सब जानती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आज संसद में रेनकोट को लेकर बहुत कुछ हुआ। संसद में प्रधानमंत्री मोदी का पलड़ा भारी था, लेकिन सड़क पर कांग्रेस भारी पड़ रही थी। ध्यान से देखें इस रिपोर्ट में। अब राजनीति में पीएम मोदी के बयान से उबाल आया है। पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा, यह मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। कुछ डेकोरम होता है, कुछ चीजें होती है। बाकी कोई आदमी बोले वो बात अलग है। प्रधानमंत्री से लोग नहीं आशा करते कि वो इस तरह से, मनमोहन सिंह जो है एक पूर्व प्रधानमंत्री है। ये बहुत वाहियात किस्म की कमेंट है और इस तरीके की बातें प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सुनना, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर, ये कभी हुआ नहीं। हल्की बात है, बहुत हल्की बात है। प्रधानमंत्री का ये स्तर नहीं है जिस स्तर से वो बात करते हैं। उन्हें भारी बात करनी चाहिए, बिल्कुल फुटपाथ वाली गुफ्तगू नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने बयान से कतई वॉकआउट करने के मूड में नहीं है, बल्कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तो चुनाव प्रचार में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। अमित शाह ने उत्तराखंड के टिहरी की रैली में मोदी के बयान का समर्थन किया। शाह ने यूपीए के शासनकाल में घोटालों के लिए मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराया, तो राहुल गांधी को भी खून की दलाली वाला बयान याद दिलाया। देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि श्रीमान मनमोहन सिंह के समय में 12 लाख करोड़ रुपया के घपले घोटाले हुए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप बताइए, मनमोहन सिंह की है या नहीं है? बताइए भैया, है या नहीं है? कांग्रेसी कहते इनकी जिम्मेदारी भी नहीं। राहुल बाबा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब आपने कहा मोदी जी आप खून की दलाली करते हो, याद है या भूल गए हो? यूपी और उत्तराखंड के चुनाव में लड़ाई आर पार की है, लिहाजा संसद से लेकर सड़क तक एक दूसरे को घेरने की लड़ाई जबरदस्त चल रही है। आज तक ब्यूरो। देखिए, आप जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर शब्द बाण चल रहे हैं, लेकिन यहां पर असली बाण चलाने वाले ये बच्चे हैं जो कि देश का भविष्य है। बेटा, आप
तीरंदाजी करते हो ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन नेशनल लेवल पे करते हो? यस सर। क्या नाम है आपका? दीक्षा सागर। इन बच्चों के लिए एक ताली हो चाहिए। आप भी करती हैं? क्या नाम है आपका? दिव्या। तो देखिए, तीरंदाजी की अगर बात हो तो तीरंदाजी चल रही है संसद में, तीरंदाजी चल रही है, एक दूसरे के ऊपर बाढ़ चलाए जा रहे हैं शब्दों के, अगर चुनावों के लिहाज से देखा जाए। लेकिन इस सबके बीच में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हैं। अब ये क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में देखें आप। मित्रों, भाइयों बहनों नहीं, मित्रों, बार बार मित्रों मित्रों कह कहकर राहुल गांधी किस पर निशाना साध रहे हैं, ये तो आप भी समझ ही गए होंगे। जी हाँ, ये मित्रों वाला अंदाज मोदी का है और राहुल गांधी मोदी की नकल उतार रहे हैं। अपनी चुनावी रैली में राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर उनकी नकल के साथ तंज कसा। चुनाव जीतने के बाद शायद पहली बार एक प्रधानमंत्री खड़ा होता है और कहता है, मित्रों, हिंदुस्तान गंदा है। 8 नवंबर को खड़े होते हैं। नहीं भैया, मित्रों, भाइयों बहनों नहीं, मित्रों, जो आपके जेब में पैसा है, मित्रों, जो जेब में पैसा है, जो आपने अपने खून पसीने से कमाया, उसको मैंने रद्दी कर दिया। रद्दी कागज है वो, अब वो कागज है, कागज। 8 नवंबर को उन्होंने आपसे कहा, मित्रों, आप अपना ईमानदारी का पैसा हिंदुस्तान के बैंक में डाल दो। जब आपका पैसा हिंदुस्तान के बैंक में जाएगा और 6-7 महीने बैंक में रहेगा, तो उस पैसे के बल पे हिंदुस्तान के बैंक उन 50 परिवारों का 6 लाख करोड़ रुपया, 6 लाख हजार करोड़, 6 लाख करोड़ रुपया माफ कर देंगे। चलिए अब आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो अंदाज भी दिखाते हैं जब उन्होंने राहुल गांधी की नकल उतारकर उनकी खिल्ली उड़ाई थी। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते हो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं। तो क्या अब राहुल गांधी भी मोदी की मिमिक्री करके उन्हें जवाब दे रहे हैं? मित्रों, आप मुझे देखो, जैसे उन्होंने मुझे जवाब दिया वैसे मैं आपको देता हूं। एक शब्द नरेंद्र मोदी जी के मुंह से नहीं निकला। इन चुनावों में राहुल गांधी और मोदी की सीधी जंग चल रही है। मोदी कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन पर प्रहार कर रहे हैं, तो राहुल गांधी नोटबंदी को लेकर मोदी पर वार कर रहे हैं। अलीगढ़ से पंकज सरस्वत के साथ आज तक ब्यूरो। भाई ऐसा है, आपने अभी तक नेताओं की आतिशबाजी देखी, अब जरा यहां पर भी फायरवर्क्स देख लें। भाई साहब, इससे पहले हम अपने खास मेहमानों के पास जाएं, मैं जानना चाहूंगा क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, जो उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, बजाय उनके खाते में डालने के। ठीक है, ओके। सर मेरा ये सवाल है कि नरेंद्र मोदी ये सब गुंडाई खत्म कर रहे हैं, तो अमित शाह क्या थे, तड़ीपार थे। नरेंद्र मोदी को 10 साल वीजा खत्म रहा अमेरिका। एक मिनट, आपका सवाल। जी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन उन्होंने ये करा। ठीक है, यहाँ पर इस शो में हम अब जनता का स्वागत करते हैं, बदायूं की जनता का। बहुत सारे सवाल है लोगों के, बहुत सारे जवाब हैं। अभी कुछ सवाल बीजेपी से पूछे गए,
कुछ सवाल औरों से भी पूछे जाएंगे। एक मिनट, आपका क्या सवाल है? सर मेरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल है, ये बदायूं में कहते हैं कि हमने बहुत विकास कराया, मेडिकल कॉलेज बनवाया, कह के अनावश्यक दबाव डालते हैं। मेडिकल कॉलेज तो बनवा नहीं मिल रहा, बदायूं अस्पताल में इतनी असुविधाएं हैं, ना वेंटिलेटर है ना आईसीयू है। मेरा सर विधायक जी से ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का नारा है कि हर खाली प्लाट हमारा है, सोन नदी पे कब्जा कर लिया इन्होंने। एक मिनट सर, आप मैम आप सपा से हैं, सवाल ये है, पहला सवाल कि आप जो यहाँ पर अस्पताल है उसमें काफी दिक्कत है। एक मिनट, दूसरा सवाल ये है जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है उस पर कोई नहीं देखता है, कब्जा बहुत हो रहा है, क्या जवाब है आपका? ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं, पहले आरोपों को सिद्ध करिए। आरोप बेबुनियाद है? हाँ जी। कैसे? सब जांचें हो चुकी है, सारे आरोप बेबुनियाद हैं। नहीं, लेकिन वो तो बता रहे हैं अस्पताल, क्या अस्पताल में वाकई में दिक्कत है? बदायूं के अस्पताल में दिक्कत है, बदायूं के अस्पताल में दिक्कत है। बदायूं के अस्पताल में दिक्कत है। मैंने सवाल कई बार पूछ दिया, बदायूं के अस्पताल में दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, परेशानी तो हर जगह होती है, लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि जनता को कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, एक मिनट, आप अपना जवाब पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, माननीय हमारे बीजेपी के लीडर खड़े हुए हैं, एक बच्चा पिछले 3.5 महीने से गायब है, एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से, बीजेपी आकर जवाब क्यों नहीं? बदायूं सोन नदी पे कब्जा हुआ है, उसको क्यों नहीं रुकवाया जा रहा है? समाजवादी पार्टी से सीधा सवाल है मेरा, सोन नदी पूरा कब्जा कर लिया गया है। एक मिनट, आपके पास आ रहा हूं सर। पहला सवाल यह है कि इन लोगों ने जो सवाल पूछ रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या फायदा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं अकाउंट में पैसा नहीं आया, आपका जवाब? सबसे पहले एक सवाल किया गया कि मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। मैं उसके परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने वो काम किया है जो हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचारों का जो आरंभ, जो जिस तरह से घोटाले पे घोटाले हो रहे थे, 12 लाख करोड़ के घोटाले, उन घोटालों में से माननीय मोदी जी की सरकार जब से आज बनी है तब से आज तक कोई भी घोटाला और कोई माननीय प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, उनके मंत्रिमंडल पर कोई माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि सपा से सर सवाल करना चाहता हूं सर, इन्हें क्या आवश्यकता पड़ी थी सर कि कांग्रेस से क्यों गठबंधन किया? बताइए मैम, कांग्रेस से गठबंधन की क्या आवश्यकता थी अगर आपने इतना काम किया तो? जवाब दीजिए। नहीं, एक्चुअली हम चाहते हैं प्रदेश में कांग्रेस हमारे साथ आए। राहुल जी एक युवा नेता है, अच्छी सोच के नेता है, अगर उनका साथ रहेगा तो समाज में उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस यूपी में अपने आप चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं थी जो सपा का हाथ थामना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये गठबंधन यूपी पे इस वक्त गठबंधन जो है वो नया नहीं है। महाराष्ट्र का गठबंधन देखिए, आंध्र प्रदेश का देखिए, पंजाब का देखिए, यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ क्या परेशानी है? एक विचारधारा के दो नौजवान अगर आके खड़े हो गए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या परेशानी है? आपका जवाब कैसे? आप बीजेपी से ताल्लुक? जी, मैं बीजेपी से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा सवाल सीधा समाजवादी पार्टी से है। मैं उन सब समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरे नौजवान और बेरोजगार साथियों की तरफ से मेरा सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में इतनी सारी नौकरियां निकलती हैं और नौकरियों का सारा पैसा स्थगित हो जाता है, और पैसा कहाँ जाता है, किसके खाते? जवाब दीजिए। आपसे सवाल है कि इतनी सारी नौकरियां होती हैं, नौकरियां मिलती नहीं है, युवा बेरोजगार है। देखिए, देश में मोदी जी की सरकार ये जवाब तो ये ज्यादा बेहतर दे सकती है। हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन देश को लूटने का काम किया है मोदी जी ने। मैं आ रहा हूं।
मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि 2.5 साल हो गए मोदी सरकार को, अधिवक्ता समाज के लिए सबसे बड़ा अधिवक्ता समाज और हर नेता से भी ये यूपी सरकार से भी सवाल है कि अधिवक्ता समाज के लिए क्या किया उन्होंने आज सर मेरा एक सवाल है बीजेपी के लोगों से कि बीजेपी में मोदी जी ने जो नोटबंदी जो बंद करी उसमें कम से कम हिंदुस्तान को 20 साल पहुंचाया, और जो बीजेपी के लोग थे वो कोई भी लाइन में सवाल आपसे 2 हैं, 1 मिनट, कोई फायदा नहीं है सबसे। पहला सवाल ये है कि जो अधिवक्ता समाज है, चाहे सपा हो या आपकी सरकार केंद्र में हो, उनके लिए आपने क्या किया, नंबर 1। नंबर 2, डीमोनेटाइजेशन को लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा है, क्या जवाब है आपके पास? भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, चाहे वो अधिवक्ता समाज हो, चाहे व्यापारी समाज हो, चाहे किसान समाज हो, सारे समाजों का हमने समर्थन किया है। और नोटबंदी का जहां तक सवाल है, नोटबंदी का साहसिक फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ही मेरा सवाल 3 तलाक पर है। मेरा सवाल 3 तलाक पर है। ऊना में दलितों के साथ बीजेपी ने जातिवाद किया, ये हिंदुत्व में जातिवाद नहीं कर पाए और इस्लाम में तलाक की बात करते हैं। मेरा सवाल बीजेपी से है, इनकी पार्टी में कोई भी नेता दूसरी पार्टी से छोड़ के जाता है तो इनकी पार्टी में नेता वो दूध का धुला क्यों हो जाता है? गंगा में मैं बीएल वर्मा से पूछना चाहता हूँ, नोटबंदी करके किसानों का सत्यानाश किया बीजेपी ने। गरीब को वापस 1 मिनट सर, सवाल ये है, और मैं चाहूंगा आप सब लोग थोड़ा पीछे चले जाए। सवाल ये है कि अगर आपकी पार्टी में कोई भी आता है तो वो पाक साफ हो जाता है, जब तक वो दूसरी पार्टी में रहता है तो वो खराब हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी है, हमारे सिद्धांतों पर जो चलता है वो निश्चित रूप से व्यक्ति हमारे हिसाब से ठीक होता है, और जो सिद्धांतों से भटकता है वो हमारा किसी प्रकार से ठीक नहीं रह सकता। सपा सरकार किया है। कोई एक सवाल सपा सरकार ने हमेशा गुंडई के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा लड़कियों के साथ छेड़खानी, बताइए वो कर रहा सपा सरकार के ऊपर। 1 मिनट रुक जाइए, आप सब पीछे चले। सपा सरकार से सवाल यह है कि सपा सरकार ने गुंडई और भ्रष्टाचार किया है, यहां तक कि आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने और आपके पति ने एक बार कहा कि जो सांसद महोदय हैं वो आपको मरवा देंगे, बताइए। देखिए, मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी, हर परिवार में विवाद होता है। माननीय सांसद जी हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे परिवार के बड़े हैं, उनसे हमारा कोई विवाद नहीं है। 1 मिनट, थोड़ी देर पहले आप जो बता रही हैं, धर्मेंद्र यादव जी जो आपके सांसद हैं, उनसे हमने बातचीत की है। धर्मेंद्र यादव जी से मेरा पहला सवाल ये है कि जब आपके अपने एमएलए आपके ऊपर आरोप लगाते हैं और आपके अपने एमएलए अपने सांसद की इज्जत नहीं करते हैं, तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? धर्मेंद्र यादव जी, आपका क्या जवाब है? कई बार मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि लोगों से गलतियां होती हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन के सभी निर्णय सही नहीं होते, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस निर्णय के ऊपर कौन रियलाइजेशन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है। बदायूं की जो विधायक जी की घटना हुई, ये सच है जो आप बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है इसके आगे कि उन्होंने रियलाइजेशन सार्वजनिक रूप से मंच से भी किया, मंच से माफ़ी मांगी और तमाम बातें हुई हैं। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बीच में समाजवादी पार्टी के वो पहले विधायक थे और इसलिए हम लोगों ने फिर से उनको उम्मीदवार के तौर पर जनता के बीच पेश किया है, और हमें यकीन भी है कि जनता उनको अपनी दुआएं और आशीर्वाद देगी। जहाँ तक बहुत सारे सवाल हैं जो केवल एक टिकट या एक एमएलए से ऊपर उठ के भी बदायूं के लोग समाजवादी पार्टी, आदरणीय नेताजी, माननीय मुख्यमंत्री जी और इस सरकार को चाहते हैं, और इसलिए चाहते हैं क्योंकि 8.5 साल के अलावा 70 साल के आज़ादी के इतिहास में बदायूं में कभी किसी ने काम नहीं किया। धर्मेंद्र यादव जी ये कह रहे हैं, सुनिए 1 मिनट। धर्मेंद्र यादव जी का ये कहना है कि उन्होंने अगर कोई गलती कर दी तो उन्होंने माफी मांग ली, सब ठीक हो गया। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, साजिद अली साहब, आपसे मेरा सवाल है, 1 मिनट। मेरा सवाल ये है कि आज आप उत्तर प्रदेश में सपा के साथ हैं, पहले आप ये बोलते आ रहे थे 27 साल यूपी बेहाल, जब आपको लगा कि आप खुद बेहाल हैं तो आपने उनका दामन थाम लिया? ऐसा नहीं, देखिए जो राय थी राहुल जी की, उस राय पे आज भी हम कायम हैं।
वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, हम वापस शोर करेंगे ब्रेक के बाद। मैंने ब्रेक ले लिया है और मैं बड़ा शर्मिंदा हूं ये देखकर। भाई साहब, तो यहां पर जो आप देख रहे हैं यह बदायूं की जनता, हंगामा ज्यादा हो रहा है यहां पर इनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हंगामा ज्यादा हो रहा है। और शायद ये बड़ी हैरानी की बात है कि सवाल जो है वो सामने नहीं निकल के आ पा रहे हैं। लेकिन आपका सवाल क्या है बताइए? हमारा सवाल है सर कि शांतिपूर्ण जो सरकार लेके आए वही आनी चाहिए बस। जो सरकार, मेरा सवाल बीजेपी से है कि जो नोटबंदी से इन्होंने काला धन वापस लाने की बात कही, वो आखिर काला धन वापस कब आएगा? वर्मा जी, ज्यादातर सवाल ये आ रहे हैं कि काला धन वापस कब आएगा। देखिए, भ्रष्टाचार हमने खत्म किया है। 2.5 वर्ष में कोई घोटाला केंद्र सरकार में नहीं। देखिए, यहां पर एक चीज है, मेरे साथ सारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, बीएसपी के नहीं है, हर कोई अपने अपने वही पुराने जवाब दे रहा है। जनता जो है वो काफी उतावली हो रही है, उसको चाहिए कि तुरंत अब जो वादे किए थे वो पूरे किए जाए। बदायूं से हमारा कारवा आज के लिए।